नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्रांतियाँ और उनसे संबंधित क्षेत्रफल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जाम में देखने को मिल ही जाती हैं कि कौन सी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पहली क्रांति की बात करते हैं, हरित क्रांति। हरित क्रांति जिसके वर्ल्ड लेवल पर अगर जनक की बात की जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग या एन ई बोरलॉन्ग, तथा भारत में अगर जनक की बात करें, हम भारतीय हरित क्रांति के जनक की बात करें तो स्वामीनाथन है। IMS स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। यह भारत में हरित क्रांति का दौर 1967 में आया था। आइए अब दूसरी क्रांति के बारे में बात करते हैं, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद अगली क्रांति की अगर बात करें, जो पीली क्रांति है, पीली क्रांति सूर्यमुखी या अन्य तिलहनों का उत्पादन, जैसे सरसों है अपनी, और भी तिलहन में जो भी फसलें आती हैं उनसे संबंधित है। अब इसके बाद बात करते हैं गुलाबी क्रांति, गुलाबी नहीं, लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है मांस या टमाटर के उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति। नेक्स्ट क्रांति आ जाती है गोल क्रांति, जो कि आलू उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन, जो कि अंडे के उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन रिवॉल्यूशन या स्वर्ण क्रांति, जो फल उत्पादन या बागवानी से संबंधित है। इसके बाद चलो अगली क्रांति की बात करते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति या रेनबो रिवॉल्यूशन, जो कि कृषि संबंधी समग्र मतलब संपूर्ण क्रांति है। फसल उत्पादन में विभिन्नता लाना इस क्रांति का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद आते हैं ब्राउन रिवॉल्यूशन या भूरी क्रांति, जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन एवं उर्वरक के उत्पादन से संबंधित यह क्रांति है। अब करते हैं अगली क्रांति के बारे में बात, जो कि कहलाती है ब्लैक रिवॉल्यूशन या कृष्ण क्रांति। खनिज तेल के क्षेत्र में निर्भरता है तो यह क्रांति लाई गई है, अर्थात इसके द्वारा खनिज तेल के मामले में हमें आत्मनिर्भर बनना है। यह क्रांति इसी क्षेत्र से संबंधित है। अमृत क्रांति, नदियों को आपस में जोड़ने की क्रांति, यह अमृत क्रांति कहलाती है। नेक्स्ट क्रांति आती है सदाबहार क्रांति। सदाबहार हरित क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति, जो कृषि उत्पादन को दोगुना करना तथा टिकाऊ कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट आइए अब आगे चलते हैं, कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। आइए बात करते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है। इटली की राजधानी है रोम। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। अगर अगले संस्थान की बात करते हैं खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, जो कि वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वाशिंगटन DC USA की राजधानी भी है, कैपिटल भी है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कृषि कटिबंधीय संस्थान अवादान नाइजीरिया में स्थित है। इस साल का जो नोबेल प्राइज है वो शांति के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के लिए ही दिया गया है। आइए कुछ आगे बातें करते हैं, कुछ अन्य प्रकार के क्रांतियां उनसे संबंधित या कुछ अन्य प्रकार की खेती है उससे संबंधित बात करते हैं। जैसे कुछ विशेष प्रकार की कृषि भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। वर्तमान में जो है विश्व में कृषि व्यवस्था में बड़े पैमाने पर कृषि पद्धतियों के अतिरिक्त कुछ अन्य भी पद्धतियां प्रचलित हैं, जिनके बारे में हम जानकारी आगे लेते हैं। विटीकल्चर अंगूर की व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के से संबंधित है कृषि है।
अब बात करते हैं पिसीकल्चर या एक्वाकल्चर। पिसीकल्चर या एक्वाकल्चर जो व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की कृषि से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की कृषि जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी शामिल है, या सेरीकल्चर कहते हैं इसे। नेक्स्ट आ जाती है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो व्यापारिक स्तर पर फलों के उत्पादन से संबंधित है। ओलवी कल्चर जो व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि से संबंधित है। ओलवी कल्चर। अरबी कल्चर। अरबी कल्चर जो है विशेष प्रकार की वृक्षों झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण व संवर्धन भी किया जाता है, उनसे संबंधित है अरबी कल्चर। एपीकल्चर। एपीकल्चर या एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी मौन पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। इसके बाद आ जाते हैं फ्लोरिकल्चर। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की खेती से संबंधित है फ्लोरिकल्चर। अगले आ जाता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया से संबंधित है सिल्वीकल्चर। इसके बाद आता है सिल्वीकल्चर के बारे में बात कर चुके थे। अब आ जाती है बेजीकल्चर। बेजीकल्चर दक्षिणी पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम खेती। प्रारंभ में जो खेती की थी आदि मानव से उसे आदिम खेती कहते थे, उससे संबंधित है। इसके बाद आता है नेमरी कल्चर। नेमरी कल्चर आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल व कंदमूल फल संग्रह किया जाता है, उसे नेमरी कल्चर कहते हैं। ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर पृथ्वी पर फैले या जमीन पर फैले सब्जियों की व्यापारिक कृषि से संबंधित है ओलेरी कल्चर। मेरीकल्चर व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है। मेरीकल्चर समुद्री उत्पादों की क्रिया से संबंधित है। इसके बाद आता है हॉर्सिकल्चर। हॉर्सिकल्चर के बारे में अगर बात करते हैं तो व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों और खच्चरों का पालन जो है, घोड़ों और खच्चरों के पालन से संबंधित हॉर्सिकल्चर है। बर्मी कल्चर जो केचुआ उत्पादन से संबंधित है, बर्मी कल्चर। इसके बाद लास्ट आ जाती है, इसके बाद थर्ड लास्ट आ जाती है मोरिकल्चर जो शहतूत की खेती से संबंधित है, रेशम कीट के पालन हेतु शहतूत की कृषि से संबंधित है। एरोपोनिक जो कि पौधों को हवा में उगाने से संबंधित है। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फल विज्ञान से संबंधित एक कृषि की संस्था है। यह थी सभी इम्पोर्टेंट खेती से रिलेटेड टर्म्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। माय डियर फ्रेंड्स, लगातार स्टडी करते रहिए, क्योंकि हमने सुना है या हम जानते हैं कि ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता। ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता। नदियाँ के रोकने से समंदर नहीं बनता। लड़ते रहो जिंदगी में हर पल, हर दिन और हर समय, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। माय डियर फ्रेंड्स, हमें हर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीख के इस जिंदगी के पड़ाव में कुछ ना कुछ नई चीज़ों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते जाना है। इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे भी आपके लोगों के लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।